हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज इस दिन आपका स्वागत है। कल आपने नया साल अच्छे से धूमधाम से मनाए होंगे दोस्तों। पुराने साल को अच्छे से विदा कर दिए हो और नए साल के साथ नए जोश, नई उमंगे, नए तरंगे के साथ, नई किरणों के साथ दोस्तों आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। मेहनत कीजिए और यूजीसी नेट की एग्जाम अच्छे से देकर आइए, पेपर में सिलेक्शन लेकर आइए दोस्तों। तो आज हमने लाए हैं दोस्तों इकोनॉमी की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एमपी वर्ग 1, यूजीसी नेट, एमपी शेट, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों मांग विश्लेषण। मांग विश्लेषण बोले तो डिमांड एनालिसिस। तो हमने दोस्तों आज मांग विश्लेषण, डिमांड एनालिसिस के टॉपिक से आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए दोस्तों। तो एक क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आए हुए ही क्वेश्चन उठाए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज करेंगे दोस्तों मांग विश्लेषण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी आ जाइए दोस्तों, और लगन के साथ नए जुनून, नए सिरे से शुरुआत कीजिए नए दिन से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है। अभी मांग वक्र आपने पढ़े होंगे दोस्तों, दाएं से बाएं की ओर या ऊपर से दाएं की ओर, बाएं से नीचे की ओर, ये सब आपने पढ़े होंगे पहले। बीए एमए जिसने किया हो इकोनॉमिक्स से, तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो मांग वक्र का ढाल क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बी ऑप्शन है बाएं से दाएं नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों यक्ष अक्ष के समानांतर, और ऑप्शन नंबर डी है वाई अक्ष के समानांतर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा बाएं से दाएं नीचे की ओर, मतलब बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ क्रम में होगा दोस्तों। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक के सभी क्वेश्चन को अपन टॉपिक वाइज समझेंगे, सभी क्वेश्चन को अपन समझेंगे दोस्तों, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो मांग वक्र क्या कहता है दोस्तों? मांग क्या है पहले समझेंगे। मांग का नियम वस्तु की मांगी गई मात्रा, वस्तु की मांगी गई मात्रा यानी किसी वस्तु की मात्रा किसी कीमत पर निर्भर करती है और उसकी कीमतों के माध्यम के संबंध में व्यक्त करता है। मतलब किसी वस्तु की मांग को किसी कीमत पर निर्भर करता है। तो मांग के नियम के अनुसार मांग की मात्रा कीमत बढ़ने से या घटने से है। मतलब किसी वस्तु की मांग की कीमत बढ़ती है या कीमत घटती है, ठीक है। कीमत कम होने से क्या है? मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार यह नियम कीमत और मांग दोनों के विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। जैसे दोस्तों किसी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी तो मतलब कीमत बढ़ जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी, कीमत घट जाएगी तो मांग घट जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। मतलब यदि कोई वस्तु महंगी है तो ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे नहीं, और कोई वस्तु यदि सस्ती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। आ गए समझ में? जैसे नीचे से दाएं, बाएं से विपरीत गिरने का, इस तरह जैसे मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। मांग वक्र के बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरने का कारण, प्रमुख कारण है दोस्तों उपयोगिता ह्रास। उपयोगिता ह्रास का नियम क्या है? ह्रास यानी दोस्तों घिसावट। जैसे हम चाक पकड़ते हैं, चाक को जितना लिखेंगे लिखेंगे वो घिसावट हो जाती है, ह्रास हो जाता है, घिस जाती है, ठीक है। वो उसकी जो मात्रा है लंबाई की वो ह्रास होती हुई, मतलब घटते घटते छोटी सी हो जाती है इसकी लंबाई। मांग ह्रास यानी मांग घटने का सिद्धांत, ठीक है। आ गया दोस्तों इतना समझ में? अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? मांग का नियम आधारित है। तो मांग का नियम किस पे आधारित है दोस्तों? ये मांग है दोस्तों, मंग नहीं है, ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। मांग का नियम आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? एक गुणात्मक कथन पर, एक परिणात्मक कथन पर, या उपरोक्त दोनों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मांग हमेशा दोस्तों याद रखिए, मांग हमेशा गुणात्मक पर आधारित होता है, ठीक है। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है आंसर। तो थोड़ा मांग का नियम समझ जाएंगे, गुणात्मक और धनात्मक और ऋणात्मक क्या है, ठीक है, तुलनात्मक क्या है, परिणात्मक क्या है, थोड़ा समझ लेंगे। तो मांग का नियम गुणात्मक कथन पर आधारित है। मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत तथा मांग के विपरीत संबंध को व्यक्त करता है, दर्शाता है। मांग का नियम क्या करता है दोस्तों? किसी वस्तु के मूल्य कीमत को, विपरीत संबंध को हमारे सामने दर्शाता है, व्यक्त करता है। लेकिन यह संबंध निश्चित रूप से कब व्यक्त नहीं किया जाता? जब यह संबंध अनुपातिक या गैर अनुपातिक होता है। इन दोनों नियमों में वस्तु का मांग किसी वस्तु की कीमत के परिवर्तन फलस्वरूप मांग होने पर परिवर्तन की दिशा मात्रा में व्यक्त किया जाता है। यदि जब दोनों का अनुपातिक मूल्य समान हो तो यह मांग वक्र किसी भी वस्तु की कीमत पर परिवर्तन नहीं होता। यदि असमान हो तो यह दोनों के धनात्मक ऋणात्मक परिवर्तन को लाता है, ठीक है, परिणात्मक गुण को दर्शाता है। आगे इतना समझ में? आज क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्तों, 15 ही है, लेकिन समझाना बहुत है, इसीलिए हम थोड़ा रिपीट फायर में पढ़ रहे हैं।
ठीक है, रेपिड फायर में समझेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है दोस्तों, मांग, ये मांग है ये दोस्तों, ठीक है, मांग ये सेम सेम ही है क्या, नहीं दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन सेम दिखेंगे लेकिन उसका जो विश्लेषण है वो अलग अलग होगा, ठीक है। मांग का नियम कहता है, तो मांग का नियम क्या कहता है दोस्तों, पहला है कीमत वृद्धि से मांग बढ़ती है, कीमत वृद्धि से मांग घटती है, मांग वृद्धि से कीमत बढ़ती है, या पूर्ति वृद्धि से मांग बढ़ती है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी। बी में क्या है, कीमत वृद्धि से मांग घटती है। मतलब जैसे किसी वस्तु की कीमत इतनी हो ताकि हम खरीद ना सके। जैसे कोई गांव का धनाढ्य व्यक्ति है तो किसी छोटी सी वस्तु का मूल्य यदि 1000 रुपये है तो वो ले लेगा, और जैसे हम बेरोजगार गरीब है निर्धन परिवार के लोग हैं तो लेंगे क्या दोस्तों, नहीं लेंगे, तो उसकी मांग घटने लगेगी। क्या होगा, यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी मांग घटने लगेगी ना, ठीक है। तो इसका सूत्र है दोस्तों पी अल्फा 1/d, ठीक है, पी सिग्मा 1/d, ऐसा इससे दर्शाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिए इसका सूत्र, मतलब मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, कुल मांग वक्र प्रारंभ होता है। देखिए दोस्तों, यदि हमारे पास में डिजिटल बोर्ड रहता तो मांग वक्र सब अच्छे से समझाते दोस्तों, लेकिन हमारे पास में भी डिजिटल बोर्ड नहीं है। यदि आप लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी, सब्सक्राइब बढ़ेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या रहेगी हमारे चैनल को देखने वाले की, तो हम बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे और बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, मांग वक्र सब खींच के बता देंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम अभी ऐसे ही समझेंगे। तो मांग वक्र, क्वेश्चन क्या कहता है, कुल मांग वक्र प्रारंभ होता है तो मूल बिंदु से, या मूल बिंदु के नीचे से, या मूल बिंदु के ऊपर से, या इनमें से कोई नहीं। तो कभी भी देखना दोस्तों, मांग वक्र हमेशा दोस्तों मूल बिंदु के ऊपर से ही माना जाता है, ठीक है। अभी हम अपन इसे समझा नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसका ग्राफ बनेगा दोस्तों मांग वक्र का, इसलिए अभी यहाँ पे दिक्कत हो रही है समझाने में, तो इसका ग्राफ अपन बाद में समझ लेंगे, बोर्ड पे समझ लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, घटिया वस्तु के मांग वक्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है दोस्तों, साधारण नहीं है दोस्तों, सामान्य है, मिसप्रिंट हो गया है। सामान्य मांग वक्र क्षतिपूर्ति मांग वक्र की तुलना में अधिक ढलान वाला होता है, या ये सामान्य ही है दोस्तों, ठीक है, साधारण नहीं पढ़ेंगे, मिसप्रिंट हो गया है। सामान्य ये साधारण को, मतलब सामान्य को हमने साधारण लिख लिया, ठीक है, अभी सामान्य ठीक हो गया। सामान्य मांग वक्र क्षतिपूर्ति मांग वक्र की तुलना में सबसे अधिक सपाट होता है। और थर्ड वाला है सामान्य मांग वक्र क्षतिपूर्ति मांग वक्र के समानांतर होता है। चौथा है सामान्य मांग वक्र क्षतिपूर्ति मांग वक्र के लंबवत होता है। तो इसका नंबर आंसर ये होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, घटिया वस्तु के मांग वक्र के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसमें सत्य पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो सत्य क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ये क्या कर रहा है, तो सामान्य मांग वक्र क्षतिपूरक मांग वक्र से ज्यादा खड़े ढाल का होता है। मतलब यदि घटिया वस्तु के मांग वक्र के संबंध में सामान्य मांग वक्र का क्षतिपूरक मांग वक्र से ज्यादा हो तो खड़े ढाल का होता है। किसका खड़े ढाल का होता है दोस्तों, यदि घटिया वस्तु की मांग वक्र के संबंध में सामान्य मांग वक्र की क्षतिपूरक हो तो इसमें याद रखिए, ठीक है, क्वेश्चन से ही समझ में आ जाता है घटिया वस्तु की मांग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, किसी वस्तु की मांग अनुसूची बनाने में किसको स्थिर नहीं माना जाता। तो किसको स्थिर नहीं माना जाता दोस्तों, किसको स्थिर नहीं माना जाता, तो ऑप्शन नंबर ये देखेंगे, पूरक वस्तु की कीमत, स्थानापन्न वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, या उस वस्तु की कीमत, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा दोस्तों डी, वस्तु की कीमत। अपन थोड़ा समझ लेंगे दोस्तों। अभी ये किसी वस्तु की मांग अनुसूची बनाने के लिए किसको स्थिर नहीं माना जाता है, जैसे अपन पढ़ेंगे, यदि दोस्तों मांग अनुसूची वह अनुसूची है, मान लो यदि किसी समय विशेष में दिए हुए मूल्य पर, क्या कहा पे दोस्तों, यदि किसी विशेष समय में दिए हुए मूल्य पर यदि उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा, मतलब मान लो कोई पेन है तो उस पेन की मांगी जाने वाली मात्रा को बताती है। किसको बताती है, निश्चित रूप से कोई पेन है, पाटी कलम किताब जो भी हो, ठीक है, तो किसको दर्शाता है
किसी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा को दर्शाता है, मतलब कितनी है। मतलब इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे व्यक्तिगत मांग या अनुसूची तथा बाजार मांग। ठीक है, व्यक्तिगत मांग क्या होता है दोस्तों? व्यक्तिगत मांग वह अनुसूची जो व्यक्ति विशेष के संबंध में यह जानकारी प्रदान करती है, या मतलब मान लो वह किसी समय विशेष के संबंध में दी गई कीमत पर उस वस्तु की कीमत कितनी है, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है, उसका बाजार मूल्य कितना है, उसका बचत मूल्य कितना है, उसका विक्रय मूल्य कितना है, और उपभोक्ता को उसके द्वारा कितनी राशि या कितनी खरीदारी प्राप्त होती है, या उसका क्रय से कितना लाभ प्राप्त होता है, किसको? उपभोक्ता को। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? ये आज की क्लास आप दोस्तों 2 बार रिवाइज करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम ज़्यादा लिख नहीं पाते दोस्तों, जब बोर्ड में या डिजिटल बोर्ड रहेगा तो ही अपन लिख पाएंगे। जो समझा रहे दोस्तों आप ध्यान से समझिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है दोस्तों? सामान्य आपूर्ति वक्र की ढाल होती है। क्या होती है दोस्तों? सामान्य वस्तु वक्र की ढाल क्या होती है, कैसी होती है? जैसे अपन खींचेंगे दोस्तों, सीधा आरेख खींचेंगे, फिर इसे ये वाले कोने वाले बिंदु से मिला देंगे। ठीक है, तो इसे वाई एक्स मान लेंगे और बीच वाले को खींच के एस एस मान लेंगे। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, सामान्य आपूर्ति की ढाल होती है। तो कैसा ऑप्शन क्या है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए होगा धनात्मक। जैसे इसे समझिए, यहाँ आएगा कीमत, जैसे इसे तो सीधे लाइन में आएगा दोस्तों कीमत, और नीचे में आएगा मात्रा। ठीक है, नीचे में आएगा दोस्तों मात्रा। किसकी मात्रा दोस्तों? वस्तु की मात्रा। तो देखिए आपूर्ति से आशय क्या होता है दोस्तों? यदि मान लो किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे कोई विक्रेता या एक निश्चित कीमत तथा निश्चित समय पर बेचने को तैयार करता है। कौन तैयार करता है दोस्तों? लेने या बेचने पर उपभोक्ता। तो पूर्ति का विस्तार तथा संकुचन, सिकुड़न, फैलना, ये सब यही है। ठीक है, संकुचन यानी सिकुड़ना दोस्तों। ठीक है, तो ये की पूर्ति वक्र पर होता है। और क्या होता है? जबकि पूर्ति की वृद्धि क्या होता है दोस्तों? पूर्ति की वृद्धि या कमी में पूर्ति वक्र बदल जाता है। तो जैसे सीधे आरेख को कहेंगे कीमत, और नीचे वाले को क्या दर्शाता है दोस्तों? मात्रा। तो ये क्या है? नीचे नहीं गिर रहा है, ये वक्र नीचे की ओर नहीं गिर रहा है ना, सीधे ही जा रहा है ना, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आ गया धनात्मक। ठीक है, आ गया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 8 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? मांग फलन है। सबसे पहले तो ये मेन लाइन है दोस्तों, मांग क्या है? एक फलन है। तो कीमत का एक दिश है, एक दिश यानी मांग एक फलन है, कीमत का एक दिश है। तो मांग कैसा है दोस्तों? मान लो ये ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दोस्तों बढ़ता हुआ फलन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दोस्तों घटता हुआ फलन, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? न ही बढ़ता हुआ न ही घटता हुआ फलन, और बी क्या कर रहा है? स्थिर फलन। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों बी, घटता हुआ। तो समझिए, घटता हुआ समझिए। तो देखिए दोस्तों ये इसमें क्या है? डी एक्स बराबर ये एफ लिखेंगे और कोष्टक में लिखेंगे ये पी के नीचे लिखेंगे एक्स, और फिर पी वो, फिर हलंत, फिर वाई टी। ये इसका सूत्र है दोस्तों, वाई टी। ठीक है, ये याद कर लीजिए, ये इसका महत्वपूर्ण सूत्र है। तो इससे अपन समझेंगे दोस्तों, ब्रैकेट बंद, इससे अपन समझेंगे। देखो किसी वस्तु की मांग, मान लो किसी वस्तु की मांग, उपभोक्ता ने किसी वस्तु की मांग की, हमको क्या चाहिए? सब्जी चाहिए, हमको अनाज चाहिए। तो उसको प्रभावित क्या करता है दोस्तों? उसके कारकों के बीच फलनात्मक यही है फलन, संबंध व्यक्त करने के समीकरण को मांग कहते हैं। जैसे हमने एक क्या बना दिया दोस्तों? एक समीकरण। जैसे उपभोक्ता है और एक उपयोगिता करता है। ठीक है, बाजार मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसी में आते हैं। तो मांग फलन एक दिश घटता है। तो ये देखिए इसमें घटता हुआ आएगा, मतलब ये घटता हुआ एक दिश, ये सूत्र क्या है? समीकरण है, घटता हुआ फलन को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि वस्तु की मांग ये कीमत के विपरीत संबंध बताता है ये। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझा रहे दोस्तों, दोबारा पढ़िएगा, 2 बार देखिए आज का वीडियो तो ही समझ में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? मांग तालिका क्या प्रदर्शित करती है? क्या प्रदर्शित करती है मांग तालिका? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मांग की मात्रा तथा मूल्य में फलनात्मक संबंध। ऑप्शन नंबर बी है मांग तथा पूर्ति की मात्रा में फलनात्मक संबंध। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? विभिन्न समय बिंदु पर मांग की मात्राओं का तालिका के माध्यम से संबंध। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विभिन्न स्थानों का मांग की मात्रा का तालिका के संबंध में से प्रदर्शन। तो इसका नंबर पहला ऑप्शन नंबर ये आएगा आंसर, पहला आंसर लगा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये क्या कह रहा है दोस्तों? आंसर मांग की मात्रा तथा मूल्य में फलनात्मक संबंध। तो क्या है?
मांग तालिका किसी वस्तु की मांग की मात्रा तथा उसके मूल्य में फलनात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब अपन दोस्तों यहाँ वक्र बना नहीं सकते, थोड़ा दिक्कत जाएगी, इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, जब रेखा x माइनस अक्ष के समानांतर सीधी रेखा हो तो मांग की लोच, ये लोप में नहीं दोस्तों, ठीक है, ये लोच होगा, मांग की लोच ईपी कोष्टक में ईपी क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ये है ईपी बराबर 0, ईपी बराबर इन्फिनिटी, ईपी बराबर 1 और ईपी -3। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों आंसर। जब मांग रेखा x माइनस अक्ष के समानांतर सीधी रेखा हो तो मांग की लोच अनंत होती है दोस्तों, ठीक है, ईपी बराबर अनंत, ठीक है, इंफिनिटी होगी। ठीक है, अब दोस्तों अपन यहाँ वक्र बनाकर समझा नहीं पाएंगे, जगह कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है दोस्तों, बाई तरफ विस्थापित जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, दाई तरफ विस्थापित जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। एक में क्या है दोस्तों, बाई तरफ वस्तु की कीमत में वृद्धि और एक में दाई तरफ वस्तु की कीमत में वृद्धि। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, नीचे की तरफ ढाल। ऑप्शन नंबर डी कहता है ऊपर की तरफ ढाल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, नीचे की तरफ ढाल। तो नीचे की तरफ ढाल क्या, थोड़ा समझ लेते हैं। मांग के नियम के अनुसार क्या है दोस्तों, मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए, मान लो एक वस्तु के लिए किसी मांग वक्र के नीचे की तरफ वाला ढाल होगा, है ना, ढाल होगा, तो मांग के नियम के अनुसार क्या होगा, मांग के नियम के अनुसार मांग तथा कीमत में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अर्थात क्या होता है दोस्तों, जैसे जब वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, और जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी दोस्तों तो मांग घट जाएगी, ये तो सभी को पता है। यदि वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, और वस्तु की यदि कीमत बढ़ेगी तो मांग तो घटेगी ही। ठीक है, यदि कोई वस्तु बहुत ही महंगी है तो हम ज़्यादा ले पाएंगे क्या दोस्तों, नहीं ले पाएंगे। और कोई हमारे लिए मतलब उपयुक्त वस्तु है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो सस्ती मिल रही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मांग बढ़ेगी, अपन ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खरीदी करेंगे और बिक्री होगी उस वस्तु की। ठीक है, आ गया दोस्तों इतना समझ में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू और कैपिटल शीर्षक की पुस्तक लिखी। ठीक है, तो यह दोस्तों हांसन, फिलिप्स और उर्सुला, और डी है J.R. हिक्स। तो इसका सन याद रखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, J.R. हिक्स। तो सन कब हुआ था दोस्तों, इसका 1939 में। ठीक है, 1939 में अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल शीर्षक की पुस्तक कब लिखा था दोस्तों, J.R. हिक्स ने 1939 में। सन ध्यान रखिए, किताब का नाम है। ठीक है, द वैल्यू एंड कैपिटल नामक किताब लिखी थी किसने दोस्तों, J.R. हिक्स ने 1939 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 13वां, खाद्य वस्तु की मांग। क्या कह रहा है, खाद्य वस्तु की मांग आय बेलोच होती है, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? फर्स्ट है गिफेन विरोधाभास द्वारा, सेकेंड है एंजेल नियम, और थर्ड है दोस्तों गार्सन नियम, चौथा है रिकार्डो नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों एंजिल नियम। तो ये एंजिल क्या है, एक जर्मन सांख्यिकीवादी एंजिल है। तो इसने क्या किया था दोस्तों, घरेलू आय तथा स्तर खाद्य पदार्थों पर खर्च की जाने वाली आय के अनुपात के मध्य अनुलोम और प्रतिलोम के संबंध में एक सूत्र स्थापित किया था, जिसमें क्या था दोस्तों, जिसमें खाद्य वस्तु की मांग कैसी होती, आय बेलोच थी, जिसमें कुल औद्योगिक उत्पादन और खाद्य उत्पादन के अंश में मतलब वो गिर क्या है, नीचे की ओर ढलान होता है, उसका आंसर नीचे की ओर ढलान होता है, और वो फलन क्या निकलता है दोस्तों, उसका आय क्या उठेगा, ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, मतलब उसका खाद्य उत्पादन नीचे की ओर जाएगा और फलन उत्पादन ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, आ गया इतना समझ में। दोबारा देख लीजिए क्लास, यदि एक बार में समझ में ना आए तो। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ये, क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी वस्तु, ऑप्शन नंबर ये क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु की मांग अधिक है, मान लो किसी वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग कम होगी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग क्या होगी, अधिक होगी। यदि वस्तु की मांग कम है तो साधन की मांग अधिक होगी। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर बी,
यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी। तो कैसे अधिक होगी थोड़ा समझेंगे। मान लो दोस्तों, यदि साधन की मांग प्रत्यक्ष मांग नहीं होती, प्रत्यक्ष मांग नहीं होती क्योंकि मांग तो वस्तु की होती है, वस्तु की मांग होती है ना, जैसे पेन पेंसिल रिफिल जो भी है, बुक वगैरह किताबें, ठीक है, डस्टर हो बोर्ड हो, जो भी मांग किसकी होती है दोस्तों, वस्तु की होती है। और साधनों की आवश्यकता उन वस्तुओं के लिए उपयुक्त उत्पादन के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि यदि वस्तु की मांग बढ़ जाए तो उन साधनों की मांग भी बढ़ जाती है। जैसे कि मान लो हमको डस्टर की आवश्यकता है और वो डस्टर है मान लो दोस्तों 100 रुपये का, जबकि उसका बाजारी मूल्य पहले से कितना है 50 रुपये, और वो डस्टर की हमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और डस्टर के बिना हमारा काम ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम वो डस्टर चाहे 100 में आए या 200 में आए हम लेंगे ही, है ना, चाहे उस वस्तु की मांग क्यों ना हो, मतलब उस वस्तु की कीमत में वृद्धि क्यों ना हो, तो मांग में भी वृद्धि होगी। क्यों होगी दोस्तों, मान लो नमक है, नमक यदि मान लो 100 रुपये पैकेट है, पहले मिलता था हमको 50 रुपये 40 रुपये पैकेट में, क्योंकि नमक के बिना हमारी सब्जी बनेगी नहीं, हम खाएंगे क्या सब्जी बिना नमक की, नहीं खाएंगे। हम चाहे कितनी भी महंगी हो लेकिन वो हमारी ज़रूरत की आवश्यकता की सामग्री है, चाहे कितनी भी महंगी हो उसकी मांग भी बढ़ेगी, फिर भी मांग भी बढ़ेगी, फिर भी क्या होगा, मांग बढ़ने, चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो तो कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग भी बढ़ेगी, क्योंकि वो हमारा महत्वपूर्ण संसाधन होगा, साधन होगा, ठीक है, जिनकी सहायता से उन वस्तुओं का उत्पादन भी होगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई आवश्यकता कि माचिस है, तेल है, नमक है, डस्टर है, बोर्ड है, हमको ये सब गिफिन वस्तु है, हमको जरूरत पड़ेगी, चाहे वो 500 का हो या 100 का हो, उसका मांग भी बढ़ेगा और मांग में वृद्धि भी होगी, ठीक है। हम उस वस्तु का उपयोग करेंगे चाहे वो कितनी ही महंगी हो, चाहे साबुन हो, निरमा हो, हमारे डेली उत्पादन, हमारे डेली उपयोगी साधन है ना दोस्तों, चाहे कितनी भी महंगी हो हम खरीद देंगे ही, मांग में भी बढ़ेगी और उसके मांग में बढ़ोतरी भी होगी, वस्तु का मूल्य भी बढ़ेगा और वस्तु की मांग में भी वृद्धि होगी, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 15 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक परिवर्तन के कारण मांग वक्र नहीं खींच सकता। किसके कारण नहीं खींच सकता, यदि दोस्तों डिजिटल बॉर्डर रहता तो ये मांग वक्र बहुत अच्छे से समझा दिए रहते, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम थ्योरी जब लेंगे दोस्तों तो मांग वक्र बहुत ही अच्छे से समझा देंगे पूरे टॉपिक से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है दोस्तों, वस्तु का मूल्य, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उपभोक्ता किया, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्थानापन्नों के मूल्य, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पूरक के मूल्य। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर ये होगा दोस्तों, वस्तु का मूल्य। तो थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं, वस्तु का मूल्य क्या है, वस्तु का मूल्य में जैसे परिवर्तन हो गया, तो मान लो वस्तु के मूल्य में यदि परिवर्तन हो गया, मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की है तो उस वस्तु के मूल्य मान लो 75 हो गया या 125 हो गया, तो उस वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो गया ना दोस्तों। तो परिवर्तन होने का मूल्य मुख्य कारण क्या रहता है दोस्तों, मांग वक्र नहीं खींच सकता। तो मांग वक्र कैसे नहीं खींचेगा, क्योंकि ना नीचे जाएगा ना ऊपर आएगा, वो सीमित ही रहेगा, लोग जितना ले रहे थे उतना ही लेंगे, चाहे उसका 100 रुपये की कीमत हो, चाहे 100 रुपये कीमत हो, तो जैसे 75 होगा या 125 होगा, लेकिन जो मांग वक्र है उसके ढलान में ना वृद्धि होगी ना कमी होगी, ना मांग वक्र का ढलान क्या है, ना नीचे खिसकेगा ना ऊपर खिसकेगा, क्योंकि हमारी डेली यूज की सामग्री है ना, हम खरीदेंगे, ठीक है। और जबकि अन्य में परिवर्तन के कारण खिसकेगा, जैसे अन्य में परिवर्तन, जैसे मान लो परफ्यूम है, पाउडर है, लिपस्टिक है, क्रीम है, तो हम क्या करेंगे, इसका उपयोग कम कर देंगे। जैसे ये हमारी एकदम गिफिन वस्तु नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं पाउडर की, जैसे आवश्यकता तो है लेकिन उसकी महंगाई बढ़ जाने पर अपन लगाएंगे क्या दोस्तों, कम कर देंगे उसका उपयोग, ठीक है। परफ्यूम है, सेंटेड क्रीम है, जो भी है। और जैसे नमक मिर्ची तेल पाउडर मतलब आटा चावल ये गिफिन वस्तु हम लेंगे ही, चाहे वो कितनी ही महंगी हो, तो उसका मांग वक्र ना नीचे खिसकेगा ना ढलान ऊपर आएगा ना ढलान ऊपर जाएगा, ठीक है। और बाकी अन्य वस्तु है तो इसका मांग वक्र क्या होगा दोस्तों, इससे मांग वक्र में परिवर्तन होगा, वो क्या है नीचे की ओर ढाल बनेगा, नीचे की ओर खिसकेगा। इतना आ गया दोस्तों समझ में। अब दोस्तों अब हो गए हमारे पूरे 15 क्वेश्चन। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट से करिएगा दोस्तों। अब आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और नए जुनून नए साल के साथ आप तैयारी करिएगा और यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाइड कीजिएगा दोस्तों, ये हमारी दुआएं हैं, हमारी यही उम्मीद है तुम लोगों से, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।